स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को, इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग अंत तक ज़रूर देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी के सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी एनालिसिस कर पाएंगे कि आपके हिंदी विषय में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करके अब सीधे प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आंसर करते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न संख्या 51 से स्टार्ट है, जो कि आज के इस क्लास का पहला प्रश्न है। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? आप सभी लोग बताएंगे। यानी पर्याय का मतलब है पर्यायवाची शब्द, अनुचित यानी नहीं है। आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 4 विकल्प है: रचना, विन्यास, विरचित, उद्भावना या संगठन। सभी लोग आंसर करेंगे। 3 से 4 सेकंड आप सभी के पास समय रहेगा। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। इसका सब सही आंसर है विरचित, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, आप सभी लोग देख सकते हैं। प्रश्नों को पढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि जो भी स्टूडेंट अभी तक जो है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदे हैं, तो हमारे लिंक पे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। onlineprep.co.in पे आप जाकर उसे खरीद ले और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप सभी के पास बहुत कम समय है, ठीक है। दिया हुआ छात्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आप सभी लोग अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। 4 विकल्प है। संधि विच्छेद से प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और संधि का नाम भी बताने का प्रयास करेंगे। 4 विकल्प है, तो इसका सही आंसर होगा शतधन शास्त्र। क्या होगा? शतधन शास्त्र, ऑप्शन सी। पूछा जाए कौन सी संधि, तो आप सिंपल सा बता सकते हैं व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि त के नीचे हलंत लगने से आप सभी को पता चल जाएगा जो पहला जो संधि है, यहाँ जो दूसरा वर्ड है उसमें क्या लगा है? व्यंजन, यानी त के नीचे हलंत लगने से। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कौटिल्य का विलोम शब्द है, आप बताने का प्रयास करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं विलोम शब्द से। यानी जितने भी आपको हिंदी विषय के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, ये एनालिसिस कर पाएंगे कि आपके हिंदी में व्याकरण से किस किस पार्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के प्रश्न हैं। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस सेट से ही पता चलता है, एनालिसिस कर पाते हैं, तब आप जाकर कम पढ़ के भी बेहतर अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है। आंसर करेंगे आप सभी लोग। आप सभी के सामने प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा आर्जव, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? चलिए बताने का प्रयास करिएगा। संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक या पूर्वकालिक या प्रेरणार्थक क्रिया। आप सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न आप सभी के सामने है। तो इस प्रश्न में है अब पढ़कर क्या होगा, यानी पूर्वकालिक क्रिया है। इसके बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई और वाक्य जुड़ सकता है, अब पढ़कर क्या होगा जब फेल हो गए या कुछ ऐसा, ठीक है। तो यानी ये पहला जो दिखा रहा है यहाँ पर यह वाक्य है, यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, आप बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ देख सकते हैं 4 विकल्प है, तो इसमें सही आंसर होगा अय। क्या होगा? अय। अय में क्या होता है? अ प्लस ए से मिलके, ध्यान रखेंगे, जो ए होता है अ प्लस ई से मिलके बनता है ए, ठीक। और अ प्लस ए से मिलके अय बनता है। अ का उच्चारण है कंठ और ई का उच्चारण है तालु। तो यहाँ पूछा गया कंठ और तालु से, तो अय होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे शुद्ध वाक्य कौन सा है। तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? सी और डी। जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो चारों विकल्प को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर आंसर करने का प्रयास करें। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? सभी लोग आंसर करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सिंपल सा प्रश्न है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि रस से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है अस्थाई भाव। केवल आप रसों के अस्थाई भाव याद कर लेंगे। भरत मुनि के अनुसार कुल 8 रस है, वैसे आप हिंदी में देखेंगे तो 11 रसों की संख्या है। तो आप 11 रसों के अस्थाई भाव को याद कर लेते हैं तो आप 1-2 क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ये कंफर्म है आपके एग्जाम में पूछे जा, ठीक है, पूछा जाता है और पूछे जाएंगे भी। आप सभी लोग आंसर करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा विभत्स। क्या होगा? विभत्स, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, देख सकते हैं। नीह कलंक क्या है? नीह धन कलंक का संधि विच्छेद क्या? आप सभी लोग आंसर करेंगे। पूछा जाए तो नीह यानी विसर्ग लगाया तो सिंपल सी बात है, ये विसर्ग संधि होगी। लेकिन यहाँ पूछा गया संधि शब्द कौन सा है?
विच्छेद दिया हुआ है, आप उसको जोड़ के आप जो है उस शब्द को बनाएंगे, आंसर करेंगे। इसका सही विकल्प होना चाहिए, आप सभी लोग बताएंगे निष्कलंक। क्या होगा? ऑप्शन सी, निष्कलंक। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सूरदास किस रस के कवि हैं? बताने का प्रयास करेंगे, यानी सूरदास की जो कविता है, ठीक है, उनके काव्य में किस रसों की प्रधानता मानी गई है, ये पूछा गया है। तो आप बताएंगे वात्सल्य रस की। किसकी? वात्सल्य रस की। ठीक है, हमेशा जो है सूरदास की जो कविता है, काव्य, उसमें वात्सल्य रस की प्रधानता है, वात्सल्य रस की बात कही गई। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, देख सकते हैं आप सभी लोग स्क्रीन पे। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? आप सभी लोग आंसर करेंगे, 4 विकल्प है यहाँ देख सकते हैं। इसका सही आंसर जवाब देने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? रविन्द्रनाथ ठाकुर दिया, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या इनका नाम? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसे ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यही राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल है, लेकिन क्या होता है एग्जाम में हम गलत करके चले आते हैं। ये सभी आप प्रैक्टिस सेट से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा 61 से 62, यानी 2 प्रश्न है। इसमें क्या करना है? दिया है कि दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटना है। यानी 4 विकल्प में एक जो विकल्प होगा वह त्रुटि उसमें त्रुटि है, अब उसको छांटना है। 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। इसमें क्या होगा देख सकते हैं, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से रखना चाहिए, यानी संबंध। यानी इसमें क्या है? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा 62। इसमें भी त्रुटि जो है जिस वाक्य में, उसको जो है छांटना है। आप सभी लोग आंसर करेंगे, 4 विकल्प है, देख सकते हैं आप सभी लोग। फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे। समय का सदुपयोग, यानी ऑप्शन ए होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 63 से 64 जो प्रश्न है, नीचे दिए गए एक एक शब्द की वर्तनी अनेक रूपों में प्रस्तुत है, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करिए। ठीक है, ये प्रश्न आप सभी के सामने देख सकते हैं। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? आप सभी लोग आंसर करें, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछे जाने वाला प्रश्न है। अक्सर एग्जाम में श्रृंगार हुआ, उज्जवल हुआ, इन सभी चीजों का आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो ए। अक्सर सभी लोग गलत करके चले आते हैं, क्या मार के चले आते हैं? सी को, लेकिन सी गलत है। यहाँ आप देखेंगे जब हम इस तरह के श्रृंगार को लिखते हैं तो इसमें ये जो इस तरह की लाइनिंग होती, लाइन होता है या पाई होता है, इस तरह को नहीं लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखा जाता है? ऐसे ध्यान रखेंगे, इस तरह। ये श्रृंगार है। चलिए अगला देखेंगे, अगले प्रश्न में भी हमें शुद्धवर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आप सभी के सामने प्रश्न है, तो नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र, यानी ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ आप सभी लोग आंसर करेंगे 64, क्या होना चाहिए? तो यहाँ होगा नक्षत्र, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी पढ़ते हैं, निर्देश दिया है, 65 से 66 तक के प्रश्न है। एक एक शब्दों के विपरीतार्थक शब्द को चुनकर सही विकल्प है, यानी विपरीतार्थक का मतलब है विलोम शब्द का चयन करना। और वो शब्द कौन सा है देख सकते हैं, प्रश्न दिया है अवनत। अवनत का विलोम क्या होगा? आप सभी लोग आंसर करेंगे, तो अवनत का विलोम होगा विनत। क्या होगा? विनत, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अर्वाचीन, अगला प्रश्न है अर्वाचीन का विलोम बताइए। विलोम शब्द क्या होगा? आप सभी के सामने प्रश्न है, अर्वाचीन का जो विलोम होता है वो प्राचीन। क्या है? प्राचीन। उसी प्रकार पूछा जाए पुरातन का क्या होगा, तो आप सभी लोग बताएंगे नूतन होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे, पूछा गया है पर्यायवाची नहीं है, आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरिता ये सभी गंगा के पर्यायवाची है, लेकिन त्रिवेणी नहीं है। क्या होगा? जो नहीं है वही सही है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या होगा? यानी एक शब्द क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? 4 विकल्प है, आप सभी लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर होगा क्रमागत। क्या होगा? क्रमागत। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए एक शब्द होगा, यानी क्रमागत, यानी क्रम से चला आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या, उसे पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या है? आप सभी लोग बताने का आंसर करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। संधि का नाम क्या होगा? मैं आप सभी को बता दूं, संधि का नाम होगा अयादि संधि। अब आप लोग बताएंगे इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आप सभी के सामने है। तो पो धन अन होगा। क्या होगा? पो धन अन। ओ प्लस औ मिलके क्या बनता है? अय, औ बनता है, यानी ओ प्लस औ मिलके क्या बनता है? औ बनता है, तब जाके पवन होता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने प्रश्न है, अवनी, अवनी का मतलब होता है धरती, भूमि। भूमि आप सभी लोग जानते हैं, वो जो है भूमि, धरती। ठीक है, भू, उसका जो विलोम शब्द होगा अंबर, आकाश, गगन, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन बी।
चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी कहे या उष्म व्यंजन कहे, ये दोनों एक ही है। ठीक है, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ह। यानी आप ध्यान रखेंगे, देखिए बड़ा श जिसे तालव्य श कहते हैं, ठीक है, फिर मूर्धन्य श यानी मूर्धा, और दंत स जिसे सड़क श कहते हैं, और ह, ये चार जो वर्ण है इसे संघर्षी या उष्म व्यंजन करते हैं। इसे आप सभी लोग याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 4 विकल्प है, उसे ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आंसर देने का प्रयास करेंगे। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसमें। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी यही है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 4 विकल्प आप पढ़ेंगे, आपके लिए पर्याप्त समय एग्जाम में होगा। आप चारों विकल्प को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर आंसर करने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करूंगा। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, यानी ऑप्शन ए, विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, आपके साहित्य से प्रश्न है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना जो है, माटी की मूर्तें, किस साहित्य विधा से संबंधित है? आप सभी लोग आंसर करेंगे। आप सभी के सामने प्रश्न है, तो यह कौन सी विधा है? रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। ध्यान से समझेंगे, यानी हिंदी साहित्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है गद्य साहित्य और दूसरा होता है पद्य साहित्य। ठीक है, गद्य में अनेक विधाएं होती हैं, चाहे उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, कहानी, निबंध, ये सभी क्या होती है? अलग अलग विधाएं होती है, अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी जाती है। लेकिन रामवृक्ष बेनीपुरी ने जो माटी की मूर्तें लिखी है वो रेखा चित्र है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ध्यान से पढ़िए, नहीं आती है। अक्सर क्या होती है, आप जल्दीबाजी में आती है पढ़ के चले आते तो मार देते हैं। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सा आता है? शॉर्ट ट्रिक है ए बी सी। ए से मतलब है अवधि, आप सभी लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं। बी से मतलब है बघेली, और सी से मतलब क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ी। क्या है? छत्तीसगढ़ी। अब ये तीन जो बोलियां हैं वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब तीनों में से आप देख लीजिए कौन नहीं है। बघेली ये है, अवधि है, छत्तीसगढ़ी है। जो नहीं है उसमें मगही है। मगही कौन सी है? तो जो है बिहारी हिंदी की। ठीक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, जो नहीं है वही सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? आप सभी लोग बताएंगे। बांग्ला भाषा में अनुदित का मतलब है अनुवाद किया गया है, अन्य किसी भाषा में थी जो कि बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया है। आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? विद्या सुंदर। ठीक है, विद्या सुंदर जो है, ये सभी जितनी भी है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, लेकिन विद्या सुंदर इसमें जो है बांग्ला भाषा में अनुदित है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय, कवि राय है लेकिन कविराज की पदवी दी थी? आप सभी लोग बताएंगे, आंसर करेंगे। आप सभी के सामने प्रश्न है, तो जो है ये सुंदर कवि, यानी ऑप्शन सी हो। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरना है। अब वहां क्या है? व्यंग लेखक सामाजिक डैश यानी रिक्त स्थान पर तीखा प्रहार करता है। क्या, किस तरह का? जो है 4 विकल्प, अभिरामता या संगति, विद्रूपता या अनुरूपता। आप सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? अनुरूपता। क्या होगा? अनुरूपता, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, देख सकते हैं। प्रश्नों को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है? काफी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। जब हम पद्य साहित्य को पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं पद्य साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में। पहला आपका आदिकाल आता है, दूसरा आपका भक्ति काल आता है, तीसरा आपका आता है रीति काल, ठीक है, और चौथा आपका आता है आधुनिक काल। ये सभी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। आदिकाल के बाद जब भक्ति काल आता है तो भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, शगुड़ और निर्गुण। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम जो है जाते हैं शगुड़, शगुड़ में आपका 2 आ जाता है, जो राम जो है कृष्ण भक्ति और राम, फिर रामाश्रयी, फिर उसके बाद निर्गुण में आपका ज्ञानाश्रयी आ जाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग आंसर करेंगे। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन सा है? आप सभी के सामने स्क्रीन पे प्रश्न है, तो इसमें आप बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ आप सभी के सामने प्रश्न दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ देख सकते हैं 79 का प्रश्न आप जो दिया हुआ है। यहाँ जो प्रश्न है ये मलिक मोहम्मद जासी नहीं होंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे, ये रहीम दास होंगे। कौन सा होंगे? रहीम दास, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जय चंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? आप सभी लोग आंसर देंगे,
तो इसका सही आंसर होगा भट्ट केदार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के संबंध में आधुनिक काल के किस युग से हैं? आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे आप सभी के सामने। तो ये द्विवेदी युग, मैथिली शरण गुप्त जो है वह द्विवेदी युग, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन हैं? आप सभी लोग आंसर करेंगे। 4 विकल्प है, भवानी प्रसाद धर्मवीर, हरिशंकर परशाई या मैथिली शरण गुप्त। का सही विकल्प होगा हरिशंकर परशाई। कौन है? हरिशंकर परशाई, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यानी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सुमेलित करना है, रचना और साहित्य विधा से है। इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने प्रश्न है, प्रश्न का आंसर क्या है आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। निर्मला, निर्मला क्या है? निर्मला एक उपन्यास है प्रेमचंद का, ठीक है। उसके बाद चिता के फूल जो है निबंध है। उसके बाद वरदान, वरदान क्या है? ये कहानी है। और भारत दुर्दशा जो है ये नाटक है। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, बच्चे बस की से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बस से यानी करण कारक होगा। करण में से जो होता है वह क्या होता है? माध्यम होता है, ठीक है। क्या होता है? माध्यम होता है, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? आप सभी लोग आंसर देंगे तो संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? आप सभी लोग आंसर करेंगे। इसमें संबंध होगा। क्यों लाचार है? क्योंकि वह अंधा है, ठीक है। दूसरा जो है पहले पर डिपेंड है, इसीलिए आचार है, लाचार है। 87-88 प्रश्न में दिया है, पर्यायवाची शब्द को चुनना है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप सभी लोग आंसर करेंगे। आप सभी के सामने प्रश्न है। अर्णव, क्या होगा? अर्णव, ऑप्शन डी। अगला है, सौदामिनी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? विद्युत, ठीक है। चपला, चंचला, ये सभी क्या है? सौदामिनी, ठीक है। बिजली जिसे कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, आप लोग देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ जो है एक वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं? आप सभी लोग आंसर करेंगे। आप सभी के सामने प्रश्न है, उसे अनाहूत कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और आज के इस क्लास का प्रैक्टिस सेशन का अंतिम प्रश्न होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। 90 है, स्त्री जो अभिनय करती हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? आप सभी लोग आंसर करेंगे, उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करती हो उसे एक शब्द में अभिनेत्री कहते हैं। आज के इस क्लास के लिए इतना ही प्रश्नों को रखते हैं। लगभग हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अभी तक यूपी बीएड एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं खरीदे हैं या प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदे हैं, वह जल्द से जल्द खरीद ले, क्योंकि उनके पास बहुत कम समय बचा है और एग्ज़ाम आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। उसके लिए आप सभी को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप बाई कर सकते हैं। आज के इस क्लास को, प्रैक्टिस सेट को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।